हेलो एवरीवन, ये थर्ड क्लास एडवांस एसईओ कोर्स की। अगर आप सिमेंटिक एसईओ करना चाहते हैं, अगर आप एआई के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या अगर आप एडवांस एसईओ में इंटरेस्टेड हैं तो आज की क्लास आपके लिए फर्स्ट स्टेप होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में हम एआई की दुनिया में कूदने जा रहे हैं। हम जानेंगे आज की क्लास में कि चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं जिन्हें गूगल ने बनाया था, और परप्लेक्सिटी जैसे रैग्स RAGs कैसे काम करते हैं, और साथ ही में वेक्टर्स और वेक्टर्स एम्बेडिंग क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में भी आज की क्लास में हम सारी बातें करेंगे। सो आज की क्लास बहुत ध्यान से आपको अटेंड करनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक पहले की 2 क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, उन्हें सबसे पहले उन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। जो भी स्टूडेंट किसी भी एक क्लास को मिस करेंगे वो इस कोर्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऑल्सो जिन लोगों ने इस संडे की लाइव डाउट क्लास ली थी वो भी अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप क्लास नहीं ले पाए थे लाइव तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे मिस हो गई, और कोई अगर आपका क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप नोट करके रख लें ताकि आप अगले संडे को उन्हें पूछ सकें। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको 29 रुपीज पर मंथ की मामूली कॉस्ट पर मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। इसका तरीका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेंबरशिप ऑलरेडी ले रखी है वो इस क्लास को खत्म करने के बाद जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन पर youtube.com/amittiwari/post, और वहां पर आपके लिए वेट कर रहा है एक असाइनमेंट जो इस क्लास में आप जो भी सीखने वाले हैं उसकी लर्निंग के बेस पर आपको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। उन्हें सॉल्व करें और टेस्ट करें कि आखिर आपने सब कुछ रिटेन किया या आपको दोबारा से एक बार क्लास देखने की जरूरत है। अगर आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्लास को दोबारा से देखना चाहिए। जो भी आपके डाउट है उसे आप नोट करके रख लें ताकि आप संडे को आने वाली लाइव डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकें और अपने डाउट को सॉल्व करके इस क्लास को अच्छे से रिटेन कर सकें। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की क्लास को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। सो एलएलएम्स का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बट ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज इसका मतलब है जो इसका इनका इम्प्लीकेशन होता है, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर समहाउ लैंग्वेज को समझते हैं, विच इज नॉट राइट बिकॉज कंप्यूटर्स लैंग्वेज को नहीं समझते, कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझते हैं, अभी भी नंबर्स को समझते हैं। सो अगर इनका हम सही नाम देना चाहें तो होना चाहिए लार्ज नंबर्स मॉडल। बट हर एक फील्ड की अपनी कमी होती है कि वो समहाउ कुछ वर्ड्स के जरिए अपने आप को बाहरी लोगों से अलग रखता है। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने भी इनको नाम दे दिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। शायद इस बात से वो भी मोटिवेटेड थे कि वो समहाउ ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर्स की दुनिया में ट्रांसलेट करना चाहते, तो मे बी ये एस्पिरेशन रखी उन्होंने। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो कंप्यूटर्स अभी भी लैंग्वेजेस को नहीं समझते हैं। उनके लिए ये एक लार्ज नंबर्स मॉडल है, वो सिर्फ नंबर्स को समझ रहा है। नाउ इससे पहले मैं एलएलएम्स के एक्सप्लेनेशन को चालू करूं, मुझे ये एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी लगता है कि ये एक कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं, ये एसईओ की क्लास है। सो हम जितनी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे वो सब हाई लेवल ओवरव्यू है, यानी कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं और आपके काम के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। बट अगेन दिस इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस क्लास। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर कंप्यूटर्स लैंग्वेज और नंबर को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसका तरीका बहुत ही सिंपल सा है। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बहुत लंबी सी एक्सेल शीट है, राइट। उस एक्सेल शीट में आपको एलएलएम्स को ABCD करके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में लेट से डिक्शनरी है और इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल मार के कुछ 10,000 के आसपास वर्ड्स आते हैं। सो एक बहुत बड़ी सी एक्सेल शीट है जिसमें सारे वर्ड्स को एक एक करके लिख लिया गया। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट, इस तरह के सारे हर एक वर्ड को लिख दिया गया और उस वर्ड के आगे उसका करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दिया गया। यानी कि अगर कहीं पर एप्पल होगा तो वो 1 है, बॉल होगा तो वो 2 है, कैट होगा तो वो 3 है, डॉग होगा तो वो 4 है। सिमिलरली सो जब मैं एक वर्ड लिखता हूं, लेट्स से एप्पल, बॉल, कैट, तो वो कंप्यूटर समझते हैं 1 2 3। सो जब भी आप कहीं पे लिखेंगे 3 2 1 तो उसका मतलब कंप्यूटर के लिए होगा कैट, बॉल, एप्पल। सो ये एक लुकअप टेबल टाइप की एलएलएम्स के लिए बनी हुई है। ना हो सकता है ये प्रोसेस आपको बड़ी लेंदी लगे कि इस तरह से तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, उन सारे वर्ड्स के लिए एक एक नंबर असाइन करना और फिर उस नंबर को देखना बड़ा ही टीडियस काम है। वेल, हम ह्यूमंस के लिए यस इट इज टीडियस, बट कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए ये उतनी टीडियस चीज नहीं है। सो सारे एलएलएम्स एक तरह से लुकअप टेबल यूज करते हैं, किसी भी वर्ड से करस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है उस नंबर को यूज करते हैं। जब भी आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस प्रॉम्प्ट को हमेशा नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और वो नंबर ही
अंदर जाते हैं एलएलएम्स के सिस्टम में, जो सारी की सारी कैलकुलेशन अंदर जो भी वर्किंग हो रही थी उसको कंप्लीट करते हैं, जो आउटपुट आता है वो भी नंबर्स में आता है, और बाद में फाइनली एक सिस्टम होता है जो अगेन उन नंबर्स को कन्वर्ट करता है वर्ड्स में। तो जब भी आप अपने फेवरेट एलएलएम चैटबॉट को, चाहे वो चैट जीपीटी हो या वो क्लॉड हो या वो कोई और हो, जब आप उसको पूछते हैं कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, वो एक्चुअली में से कुछ इस तरह से नंबर्स के सीक्वेंस में समझता है, और उनके जो सिस्टम्स होते हैं इंटरनल, वो जो पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वो भी कुछ एक नंबर्स का ग्रुप होता है, जिसे बाद में आपके लिए एक आर्टिकल में ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सो प्लीज रिमूव दिस नोशन कि किसी भी तरीके से आप जो भी बोल रहे हैं वो एलएलएम्स को लैंग्वेज की तरह समझ में आता है, उन्हें सिर्फ नंबर समझ में आते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर। नाउ एलएलएम्स की ट्रेनिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्री ट्रेनिंग, दूसरा होता है एसएफटी, तीसरा होता है आरएलएचएफ। एसएफटी का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, और आरएलएचएफ का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो हम इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। आप जानते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेसिकली प्रेडिक्शन इंजन्स होते हैं, यानी कि जो भी उन्हें एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, कोई एक लाइन दी जाती है, उस लाइन से अगला वर्ड उनको गेस करना होता है। अगर मैं बोलता हूं कि राम गोज टू, नाउ टू के आगे क्या वर्ड आना है, इसे प्रेडिक्ट करना एलएलएम का काम है। नाउ ये जो प्रेडिक्शन है ये कैसे होता है? इस प्रेडिक्शन के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बहुत बड़ा टेक्स्ट जो है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट उनको दिया जाता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। अब ये ट्रेनिंग कैसे होती है? इस ट्रेनिंग का फंडा बहुत ही सिंपल सा है। ये एक न्यूरल नेटवर्क होता है। जिस तरह से हमारा दिमाग अलग अलग न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बना हुआ है, वैसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस को मिला के बना गया। इन कनेक्शंस को आप एक तरह से फ्लिप स्विच समझ सकते हैं, राइट? जैसे इंसानी न्यूरॉन होता है, वो एक न्यूरॉन बहुत अलग अलग काम नहीं करता है। एक न्यूरॉन बैठा हुआ है, उसका काम है सिर्फ किसी भी सीनरी में से जो भी उसको आंखों के सामने से निकल रहा है उसमें से येलो कलर को पहचानना। सो वो पूरे टाइम खाली बैठा रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही उसको कहीं आंखों के सामने से आपकी निकलता है, वो कोई येलो कलर का दिखाई दिया, वो तुरंत ही ट्रिगर होगा कि देखो मैंने येलो कलर देखा। सो इसी तरीके से जितने भी एलएलएम मॉडल्स के अंदर भी जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, जो ये न्यूरल नेटवर्क के अलग अलग पुर्जे होते हैं, ये सभी एक स्पेसिफिक किसी एक टास्क के लिए होते हैं और सिर्फ उसी टास्क के लिए एक्टिवेट होते हैं। नाउ जब हम इन मॉडल्स को बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम में टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंटेंट को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेता है, एंड इट स्टार्ट्स टू फाइंड आउट द पैटर्न कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या आने वाला है। नाउ ऐसा नहीं है कि जब ये ट्रेनिंग चालू होती है तो इन सभी स्विचेस को पता होता है कि मुझे क्या करना है। ये एक तरीके से लूप जनरेट करते हैं, जिस लूप में हर बार ये किसी भी एक टेक्स्ट से आने वाले अगले वर्ड को गेस करते हैं, और इसके बाद जो अपना पूरा ट्रेनिंग डेटा है उसमें से देखा जाता है कि ये एक्यूरेट था भी गेस या नहीं था। अगर वो गेस एक्यूरेट था तो उस नोड को सही मान लिया जाता है, अगर वो सही नहीं था तो उसे गलत मान लिया जाता है। इसके बाद दूसरा नोड जनरेट किया जाता है। सो ये प्रोसेस जो ये कंप्यूटर्स रहते हैं, ये अपने आप ही करते रहते हैं, साइमल्टेनियस करते रहते हैं, एंड देन करते 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 ये एक मॉडल को जनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, जो किसी भी टेक्स्ट के बाद, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद आने वाले दूसरे वर्ड को थोड़ा एक्यूरेसी के साथ में जनरेट करना शुरू कर देता है। सो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलकर एक फाइनल मॉडल आता है, वो अपने ट्रेनिंग डेटा के बेस पर जो भी उसने वर्ड पहले देखा हुआ है उसी के बेस पर आगे वाला वर्ड गेस करने का काम करता है। और ये गेस बिकॉज बहुत सारे डेटा के बेस पर होता है, इसीलिए वो एक्यूरेसी के आसपास होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लाइन बोलूं तो आप में से कुछ लोग उस लाइन का अगला वर्ड गेस कर पाएंगे, और फिर ठाकुर ने ब्लैंक को मार डाला। अब जिन लोगों ने शोले मूवी देखी है वो जानते हैं कि ठाकुर ने गब्बर को मार डाला, लेकिन जिन लोगों ने शोले मूवी नहीं देखी है उन्हें नहीं पता है। आपको स्टोरी का पीछे बैक स्टोरी पूरी पता है, तो आप आगे आने वाले एक वर्ड को सक्सेसफुली गेस कर सकते हैं। टेक्निकली आपने गेस ही किया है, लेकिन सिर्फ आपके पास कॉन्टेक्स्ट था। सो एलएलएम मॉडल्स भी उसी तरह से एक्यूरेसी को जनरेट करते हैं, बिकॉज उनके पास पूरी दुनिया में लिखा हुआ दुनिया जहान का सारा डेटा है, सारा टेक्स्ट है, सारा कंटेंट है, सारी इमेजेस से निकला हुआ डेटा है। इसीलिए वो आगे आने वाले कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, आगे आने वाले वर्ड्स को गेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। आपने भी शोले मूवी पूरी की पूरी रटी नहीं है, लेकिन आपको स्टोरी ओवरऑल पता है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, इसीलिए आप आगे आने वाले वर्ड को गेस कर सकते हैं। नाउ ये प्रोसेस अपने आप में किसी भी तरीके से यूनिक नहीं है। इट सीम्स वेरी ओके। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सही चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसे पहले क्यों नहीं कर लिया गया, अभी तक हम वेट क्यों कर रहे थे, बिकॉज एआई का फील्ड नया नहीं है। सो हम आ जाते हैं एक फील्ड के ऊपर जो है एन ग्राम।
राइट। एन का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, राइट। सो 1 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, 3 ग्राम होता है, 4 ग्राम होता है, एन ग्राम होता है, वो वेट करने वाला ग्राम नहीं है। देखते हैं। सो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ये टेबल है जहां पर ये कुछ खास वर्ड लिखे हुए, नेम, बॉय, वॉज, स्कूल, नाइट, कमिंग, फूड, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, राइट। नाउ अगर मैं ये कहूं कि नेम के बाद क्या आ सकता है, नेम के बाद नेम वर्ड के आने के क्या चांसेस है, आप कहोगे बहुत कम है। नेम तो किसी सेंटेंस में नहीं लिखा जाता ना, तो इसका जो चांस है वो बहुत कम होगा, लाइक 0.001। अब यहां पर जब हम ये चांस की बात करें, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, किसी भी चीज के होने के चांसेस। जो किसी भी चीज के होने के चांसेस होते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होते हैं और कभी भी 100% भी नहीं होते हैं, राइट। मे बी नेम नहीं लिखा जाता है, नेम नहीं लिखा जाता है, लेकिन नेम के बाद नेम कोई बाई मिस्टेक तो लिख सकता है ना, तो वो 0% चांस नहीं होंगे। तो हम जब भी इस पूरी एक्सरसाइज में किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भी 100 नहीं होगा, राइट। तो नेम के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन बॉय के बाद नेम आने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, राइट। वॉज के बाद नेम आने के चांसेस भी कुछ नंबर हो सकता है, स्कूल के बाद भी नेम आने के चांसेस कुछ हो सकते हैं, नाइट के बाद नेम आने के चांसेस हो सकते हैं, कमिंग के बाद आने के चांसेस। यानी कि इस तरीके से अगर हम गेस करना शुरू करें कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉसिबल चीज है, राइट। इट्स वेरी टफ। तो क्या होगा अगर हम एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड भी दे दें। जैसे आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, 2 ग्राम। अब मेरे पास एक वर्ड है बॉय और उसके बाद दूसरा वर्ड है नेम। सो बॉय के बाद नेम आने के चांसेस थोड़े हैं, राइट। बॉय आने के चांसेस बहुत कम है, 1% है। बॉय वॉज चांसेस है 80% हो जाते हैं। बॉय स्कूल, बॉय के बाद स्कूल आने के चांसेस, कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें बॉय के बाद स्कूल आएगा, कम चांसेस आ सकता है मे बी। बॉय नाइट, बहुत कम चांसेस है। बॉय कमिंग, अगेन कोई सेंटेंस ऐसा नहीं बनता जिसमें बॉय नाइट लिखा हो या बॉय कमिंग लिखा हो। तो यहां पर जो परसेंटेज है वो सिर्फ ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद दूसरे वर्ड के आने के कितने % चांसेस हैं। सो अगर मैं देख रहा हूं बॉय के बाद वॉज के चांसेस, मैंने ये स्कोरिंग दी हुई है, बॉय के बाद वॉज के आने के चांसेस 80% है, क्योंकि एक लाइन बन सकती है, बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल, बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, राइट। तो यानी कि बॉय के बाद अगर वॉज लगा रहा हूं तो इसके सही होने के चांसेस 80% है। सो सिमिलरली इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर भी इस फ्रेमिंग को यूज करना बड़ा अपने आप में टफ है, आगे आने वाले वर्ड का चांस नहीं मिल रहा है, आगे आने वाले वर्ड का आइडिया नहीं मिल रहा है। सो अगर हम 3 ग्राम पे जाते हैं जहां पर हमारे पास 2 वर्ड हैं और तीसरा फिर लिस्ट में आ जाता है वर्ड, क्या हम यूज कर सकते हैं। सो बॉय वॉज, नाउ मेरे पास 2 वर्ड हैं, यहां पर मेरे पास सिर्फ एक वर्ड था बॉय, अब मेरे पास 2 वर्ड हैं, बॉय वॉज। सो बॉय वॉज नेम, ये तो सेंटेंस नहीं बनना है, 10% चांस, नेम के आने के चांसेस 10%। बॉय वॉज बॉय, अगेन चांसेस 10%। बॉय वॉज, ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा, 1% चांस। लेकिन अगर मैं इसी तरह से देखूं, यहां पर एक जो एंट्री आती है, बॉय वॉज के बाद कमिंग के चांसेस ज्यादा हैं, बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, ये सेंटेंस बन सकता है, तो इसके चांसेस 80% हो गए सडनली। बॉय वॉज ओवर द टॉप, बॉय वॉज ओवर सम ब्रिज, इस तरह का सेंटेंस बन सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब हम आते हैं 4 ग्राम के ऊपर, जहां पर हमारे पास 3 वर्ड हैं, बॉय वॉज कमिंग, ये मेरे पास 3 वर्ड है। अब मुझे अगला वर्ड गेस करना है, बॉय वॉज कमिंग नेम, इस तरह का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। बॉय वॉज कमिंग बॉय, ये भी सेंटेंस नहीं हो सकता, 1% चांस हो गए। बॉय वॉज कमिंग वॉज, ये भी कम है। इसके बाद आता है वर्ड बॉय वॉज कमिंग स्कूल, चांसेस हैं, अगर किसी ने मिस स्पेल कर दिया है, अगर जल्दी में लिखा है तो स्कूल वर्ड आ सकता है, 60% चांसेस हैं। बट अगर इसी सीक्वेंस में आ जाता हूं, बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम के चांसेस 90% है, क्योंकि बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, एलएलएम मॉडल ने अपनी ट्रेनिंग के टाइम में बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम इस सेंटेंस को कई बार देखा होगा, राइट। तो ये इस तरह से यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो मॉडल बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम लिखना शुरू कर देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी बार हम एक एक वर्ड देते जाते हैं, उतनी बार जो ये प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा इजी होता जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ रही है। सो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी पर जाऊं और मैं पूछूं राइट एन एसे ऑन काउ, यहां पर मैंने सिर्फ 4 वर्ड का, 5 वर्ड का
एक प्रॉम्प्ट दिया है और इसके लिए इसने वर्ड को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। दी काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल दैट हैज बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी कि हर एक वर्ड के लिए प्रेडिक्ट जब भी करना है चैट जीपीटी को, तो इसका मॉडल अपने हजारों वर्ड में से बार बार इस कैलकुलेशन को कर रहा है। नाउ आप इमेजिन करिए, हम ये इमेजिन कर लेते हैं सिर्फ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड हो सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड हैं, वो जो कॉमन वर्ड हैं, वो करीबन 50,000 के आसपास हैं। तो जब इस कैलकुलेशन को करना है एक वर्ड के लिए, तो जो प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी वो 50,000 टाइम करनी होगी, क्योंकि ये जो एक्सेल शीट है ना इस तरह की। सो अगर हम इसे एक इंग्लिश लैंग्वेज की डायरेक्टरी की प्रोबेबिलिटी मशीन मान ले, शीट मान ले यहाँ पर, तो ये 50,000 रोज होंगी, 50,000 कॉलम्स होंगे, करेक्ट। तो 50,000 बाई 50,000 कितनी हो जाएगी कैलकुलेशन? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 50,000, तो यहां पर हो जाएगा 25, एंड देन इसके बाद कितने जीरो हो जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2.5 बिलियन कैलकुलेशन। एक वर्ड कैलकुलेट करने के लिए 2.5 बिलियन कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। सो अगर चैट जीपीटी एक 100 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट लिख रहा है, तो उसे 2.5 बिलियन कैलकुलेशन 100 टाइम्स करनी पड़ेंगी। इसी वजह से एआई का, एलएलएम का फील्ड आगे नहीं बढ़ रहा था, बिकॉज इतनी कंप्यूटिंग पावर कहां से लेके आए। इसी सीन में एंट्री होती है ट्रांसफॉर्मर्स की, जिसे गूगल ने बनाया था। सो गूगल का जो ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल है, उसका टाइटल था, उस रिसर्च पेपर का टाइटल था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। यानी कि जब ये कैलकुलेशन हो रही है ना, यहां पर बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, यहां पर जो कैलकुलेशन है वो ये मानती है कि नेम या बॉय या वॉज या स्कूल या नाइट या कमिंग, इस सब का एक ही मतलब है, राइट। इसीलिए वो हर वर्ड को सेम तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, सेम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। नाउ जो गूगल का ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल है, वो कहता है कि भाई पहले जो आपने अभी तक टेक्स्ट यूज किया है, उस स्टोरी को जाकर देखो, उसका मीनिंग निकालो, एंड देन मीनिंग के बेस पर इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना शुरू करो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन है बॉय वॉज कमिंग, तो बॉय क्या है? बॉय इज अ मेल। अगर मेल है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? ही, ना कि शी। तो यहां पर इस कैलकुलेशन में से शी के लिए प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना छोड़ दिया जाएगा। तो अब एक कैलकुलेशन कम हो गई। अभी तक जो 50,000 बाई 50,000 हो रहा था, वो हो जाएगा 50,000 बाई 49,999, बिकॉज एक शी यहां से हट गया। सो सेम इसी तरह से अगर इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी डिक्शनरी है, तो उसमें से बॉय के लिए जो भी वर्ड्स यूज नहीं हो सकते हैं, जो फीमेल स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उन सभी को हटा दिया जाएगा। अगर उस डिक्शनरी में कोई भी वर्ड फ्लाइंग से रिलेटेड है या फिर एनिमल से रिलेटेड है, उसे भी हटा दिया जाएगा, बिकॉज बॉय वॉज कमिंग, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर होगा तो उसमें फ्लाइंग नहीं होगी, उसमें कोई एनिमल नहीं होगा। इस तरीके से बहुत सारे इररिलेवेंट वर्ड्स हट जाते हैं, और अटेंशन करके अपने जो पहले हमने जितने भी वर्ड्स को अभी तक जनरेट किया है, उनको अटेंशन में रखकर हम बाकी सारे वर्ड्स की कैलकुलेशन को बचा लें। अगर यहां तक भी क्लियर नहीं हो तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक लाइन लिखता हूं और मैं बोलूंगा नहीं इस लाइन को, मैं लिखूंगा सिर्फ इतना लिखा मैंने। अगला मेरा वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड क्या हो सकता है? नहीं आइडिया? ठीक है, मैं इससे पहले एक वर्ड लिखता हूं। नाउ आप इसका आंसर दे सकते हैं। माई कंप्यूटर हैज 16 GB रैम, सो रैम इज कॉस्टली, आप लिख सकते हैं, या रैम इज इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। बट अगर यहां पर मेरी जो पहली लाइन है वो ये होती, आई वर्शिप राम, तो यहां पर आप अगली लाइन लिखते, राम इज डिवाइन। चेंज क्या हुआ? पहले की लाइन, राइट। जो अटेंशन देने के लिए जो लाइन, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो मिल गया आपको, और आप अगली लाइन गेस कर सके। सो जो कंप्यूटर सिस्टम्स अभी तक एक लैग कर रहे थे, एलएलएम मॉडल्स लैग कर रहे थे कि उन्हें कैलकुलेशंस बहुत सारी करनी पड़ी थी, बिकॉज वो हर वर्ड को डिक्शनरी में जाकर इक्वली चेक करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि पहले जो वर्ड हमें मिला हुआ है, इस वर्ड में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, उस स्टोरी को समझते हैं, एंड देन उसके बेस पर अगला वर्ड गेस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाई द पेपर नेम, रिसर्च पेपर का जो नाम था वो था अटेंशन इज ऑल यू नीड। एंड इस एक ट्रिक ने कंप्यूटर सिस्टम्स की जो रिसोर्सेज की जरूरत थी उसको कम कर दिया। अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में कम कर दिया। जो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी वो मिलियंस तक आ गई, और अचानक से एलएलएम का फील्ड बहुत आगे बढ़ गया। सो अभी तक आपने समझ लिया कि एलएलएम्स कैसे गेस करते हैं वर्ड को, और ये सिर्फ गेस करते हैं, समझते नहीं है, और साथ ही में गूगल के ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल ने इसमें क्या चेंज किया।
अब यहाँ पर एक, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक और छोटी सी चीज़ आपको दिखानी समझानी बहुत ज़रूरी है। सो मैं एक बार फिर से चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा, राइट एन एसे ऑन काउ। ओके, मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करने जा रहा हूँ और अभी हम एडिट करके इस प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सो जब इस एंटर बटन को मैं प्रेस करूंगा, ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी के सिस्टम में जाएगा और जब ये चैट जीपीटी के अपने सिस्टम में जाएगा तो एक आंसर जनरेट होना शुरू होगा जिसमें वर्ड बाय वर्ड लिख के आना शुरू होता है। ये कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट दिया वैसे ही चैट जीपीटी के पास पूरा आंसर बन गया और उसने सीधे सीधे उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। उसकी जगह पर होता क्या है कि जो ये आंसर आना शुरू हो रहा है ना, ये सेम इसी आंसर के पार्ट को दोबारा से प्रॉम्प्टिंग में यूज करता रहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। सो आपने देख लिया कि गूगल का ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल कैसे काम करता है। नाउ आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि एलएलएम्स अगर सिर्फ वर्ड्स को गेस करते तो फिर वो इतना इंटेलिजेंट कैसे साउंड करते हैं। एंड इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। देखिए, जब एक बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो रैंडम वर्ड्स को बोलता है, बा डा 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 डा। वो क्या कर रहा है, वो अपने आसपास जो भी लोग बात कर रहे हैं उन वर्ड्स को सुन रहा है। सुनने के बाद वो सिर्फ उन्हें दोबारा से बोलने की कोशिश करता है। उसे उस स्टेज पर वर्ड समझ में नहीं आता है। जैसे कोई बच्चा यूएस में पैदा हुआ है, वो अचानक से अपने आसपास सबको इंग्लिश बोलता हुआ सुनता है। कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो अपने आसपास हिंदी बोलता हुआ सुनता है या कन्नड़ा बोलते हुए सुनता है, तेलुगु बोलते हुए सुनता है। वो जो भी वर्ड्स को सुन रहा है उसे समझ नहीं रहा, उसे उसकी समझ नहीं है, उसे ग्रामर नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो सिर्फ वर्ड्स को बोलते हुए सुनता है और उसे दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करता है। अब जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो समझाना शुरू करते हैं कि हाँ, डाडा डाडा नहीं बोलना है, पापा बोलना है, राइट, या बाबा बाबा नहीं बोलना है, आगे बुआ बोलना है, क्या वर्ड बोलना है, ये वो लोग आसपास के समझाना शुरू करते हैं। सो ये जो रीइंफोर्समेंट होता है वो उस बच्चे को समझाना शुरू करता है कि देखो, मुझे वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मुझे बोलना है। अगर बच्चे को पानी पीना है तो वो पानी दो बोलना शुरू कर देता है, इससे पहले वो उस वर्ड का मीनिंग समझे, वो उसका यूज समझ जाता है। नाउ एलएलएम्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। उनके पास एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन। तो वो जब भी कोई एक वर्ड्स के बाद उसने दूसरा वर्ड गेस किया और उसके सिस्टम समझ जाते हैं अपनी पुराने ट्रेनिंग डेटा के बेस पर कि हाँ, ये ठीक है या नहीं सही है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो बैक प्रोपोगेशन एक प्रोसेस है जो दोबारा से सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई ये आउटपुट जो है सही नहीं था, इसको ठीक करो। सो प्री ट्रेनिंग सिर्फ इन डायल्स को सेट करने का एक मेथड है जो उन्हें बताता है एलएलएम्स के मॉडल्स को, देखो इस वर्ड के बाद इस वर्ड को प्रेडिक्ट करना ठीक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसएफटी यानी कि सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। यानी कि अभी इस फेज में जब एलएलएम मॉडल ट्रेन हो गया है तो वो ये जानता है कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या गेस करना है, लेकिन उसे क्वेश्चन का आंसर देना है ये नहीं पता है, उसे सिर्फ वर्ड्स को गेस करना पता है। तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं एलएलएम चैटबॉट्स को तो वो आंसर नहीं करते, वो सिर्फ गेस कर सकते हैं। आंसर करने की जो प्रोसेस है एसएफटी के जरिए होती है, जहां पर इन एलएलएम मॉडल्स को एक लेयर दी जाती है, एक बहुत बड़े से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। सो इसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा राइट एन एसे ऑन काउ, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, एक ऐसे लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन और आंसर उसका सेट दिया होता है। सो जो मॉडल होता है अब वो समझ जाता है कि ओके, जब मुझसे कोई इस तरह का खास क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे इस तरह से आंसर करना है। नाउ इट अंडरस्टैंड्स कि क्वेश्चन क्या होता है एंड इट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि उसका आंसर क्या होता है। तो वो क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न को समझ जाता है और जो अभी तक सिर्फ गेस कर सकता था वर्ड को, अब वो क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर देता है। ये होती है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। तीसरा पार्ट आता है आरएलएचएफ यानी कि रीइंफोर्स लर्निंग ऑन फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसका मतलब क्या है, देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया चैटबॉट को, लेकिन अगर कल को कोई पूछता है कि भाई बॉम्ब कैसे बनाते हैं, तो चैटबॉट को पता है कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, उसके ट्रेनिंग मटेरियल में सारा डेटा है, उसने समझ लिया है, लेकिन उसे आंसर नहीं करना है किस क्वेश्चन का। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आरएलएचएफ प्रोसेस के जरिए होती है, जहां पर चैटबॉट्स में ये सेफ्टी सेटिंग्स डाली जाती हैं, ये उनको अंडरस्टैंडिंग उनको दी जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस हार्मफुल हो सकते हैं, उसका आंसर नहीं करना है, किस तरह की इमेजेस गलत हो सकती हैं उनको नहीं बनाना है। ये लास्ट स्टेप की जो ट्रेनिंग होती है इसे आरएलएचएफ कहा जाता है। और ये तीन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारे पास आ जाता है एक एलएलएम मॉडल जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है, हमारे लिए कंटेंट लिख सकता है, वगैरह वगैरह कर सकता है सेफ्टी सेटिंग्स के अंदर। और यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है। मैं कई बार एलएलएम्स को और चैट जीपीटी को सेम लेवल पर ट्रीट कर रहा हूँ।
चैट जीपीटी एलएलएम नहीं है। एलएलएम क्या है? जीपीटी 5 जो मॉडल्स हैं वो एलएलएम्स हैं। सो जीपीटी 5, जीपीटी 4.5, जीपीटी 4, जीपीटी 4 नैनो, ये सारे के सारे एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो इस एलएलएम का एक रैपर है। ओके, सो अगर कहीं कोई ट्रेनिंग वगैरह पूछ रहे कि एलएलएम क्या है, जीपीटी 4 या जीपीटी 5 एलएलएम है या चैट जीपीटी एलएलएम है, तो आंसर होगा जीपीटी 5 या 4। चैट जीपीटी एलएलएम नहीं है। चैट जीपीटी एलएलएम के ऊपर बना हुआ एक एप्लीकेशन है। सो अभी तक हमने समझ लिया कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं और गूगल के ट्रांसफॉर्मर्स सिस्टम का इस पूरी की पूरी रेवोल्यूशन में क्या हाथ था, हमने इतना समझ लिया है। अब हमें समझना होगा वेक्टर और वेक्टर एम्बेडिंग्स को, तभी हम परप्लेक्सिटी को समझ पाएंगे। सो एक बार वेक्टर्स पर आ जाते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि भाई आखिर 2 घोड़े और 10 हाथी हो तो रिजल्ट क्या होगा। टीचर, हमारे मैथ्स के टीचर जो हमें ताना मारा करते थे कि 2 घोड़े और 4 हाथी को आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दोनों यूनिट्स अलग हैं। इंग्लिश में फ्रेज हुआ करता है यू कांट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस। वेल, एआई ने इन दोनों की दोनों कहावतों को जड़ से गलत साबित कर दिया। अब आप एक्चुअली में एप्पल और ऑरेंजेस को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यह है वेक्टर्स की पावर। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर किसी भी फिजिकल चीज को, पर्सन को, प्लेस को, आइटम को, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैथ्स में कन्वर्ट कर सकता है, नंबर नहीं। जैसे अभी हमने यहां पर एक शीट देखी थी कि एप्पल जो है वो 1 है, बॉल यहां पर 2 है, कैट यहां पर 3 है, डॉग यहां पर 4 है। ये नंबर मैं एमी अपनी तरफ से दे रहा था, करेक्ट। लेकिन वेक्टर्स मनमाने तरीके से दिए हुए नंबर्स नहीं है। वेक्टर्स किसी भी एक चीज को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड करने का, आइटमाइज करने का एक तरीका है जिससे आप किसी भी चीज को मैथ्स में कन्वर्ट कर सकें। और अगर कोई एक चीज नंबर में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसे हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज क्या हुआ? लेट्स से कल को मैं अगर बोलता हूं कि एक एसईओ को एक क्लाइंट में से डिवाइड कर दो, आप कहोगे जिद और पैसा ये 2 चीजें बनती हैं, बट एक्चुअली इसे मैथ्स में कैसे किया जाए, बार बार कैसे किया जाए, अनसुपरवाइज तरीके से कैसे किया जाए, एक क्लाइंट में से एसईओ को कैसे माइनस किया जाए, राइट। तो वेक्टर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड ऐसे एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ है। सो लेट्स से हमारे पास एक डेंटिस्ट है, ओके। नाउ इस डेंटिस्ट को मैं अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर एक स्कोर देना शुरू करता हूं। प्रोबेबिलिटी का स्कोर है, जैसे मैंने अभी कहा था, कुछ भी 0 नहीं होगा और कुछ भी 1 नहीं होगा, सब कुछ 0 और 1 के बीच में है। तो अगर कोई एक डेंटिस्ट है तो 50% चांस है कि वो मेल होगा, 50% चांस है कि वो फीमेल होगा। तो 0.5 मेल, 0.5 फीमेल। डेंटल नॉलेज किसी भी एक डेंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा होगी, सो हम 0.9 देते हैं। अब क्योंकि डेंटिस्ट भी एक तरह से डॉक्टर है, मेडिकल नॉलेज भी होगी, 0.9 हो गया। लेकिन किसी भी डेंटिस्ट को फार्मिंग की यानी खेती बाड़ी की नॉलेज बहुत कम होगी, राइट, 0.1 कर दिया। मे भी कोई डेंटिस्ट है जो गांव देहात से आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता है, 0.1। क्या डेंटिस्ट को वेपन्स की नॉलेज होगी, असलहे गोले बारूद इसकी नॉलेज होगी? नहीं होगी, 0.1। ठीक है। बहादुरी डेंटिस्ट को लगती है, मतलब किसी और का दांत उखड़ना है, कल को गलत दांत उखड़ जाए तो कुटाई पिटाई हो सकती है, तो ब्रेवरी लगती है, लेकिन 0.4 लिमिटेड अमाउंट में लगेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए डेंटिस्ट। नाउ लेट्स से कि एक कोई फार्मर है, किसान है, राइट। किसी एक किसान को इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम किसान को भी स्कोर देना शुरू करते हैं, यानी कि मेल फीमेल, डेंटल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, फार्मिंग नॉलेज, वेपन्स नॉलेज, ब्रेवरी के ऊपर हम भी इसको स्कोर देते हैं। तो किसी एक फार्मर के मेल होने के चांसेस बहुत हाई है, 0.9 चांसेस हैं कि वो मेल ही होगा। फीमेल फार्मर्स भी होती हैं, औरतें भी खेती बाड़ी करती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। सो 0.9 चांसेस हैं कि वो फार्मर जो है मेल है, 0.1 है कि वो फीमेल है। डेंटल नॉलेज किसान के पास 0.1, ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। मेडिकल नॉलेज भी 0.1 होगी क्योंकि बहुत कम स्कोप बनता है किसी किसान के पास मेडिकल नॉलेज होने का। फार्मिंग की नॉलेज होगी क्योंकि खेती बाड़ी कर रहे किसान, तो किसान को खेती बाड़ी की नॉलेज होगी, 0.9। वेपन्स की नॉलेज, असलहे गोले बारूद, इनकी नॉलेज अगेन बहुत कम होगी, 0.1 चांसेस हैं। बहादुरी लगती है बिकॉज किसान बहादुर होते हैं, भाई मौसम के सहारे अपनी पूरी की पूरी साल भर की मेहनत को छोड़ना बहादुरी है, 0.4। नाउ फार्मर के बाद हम सोल्जर का स्कोर देखते हैं। कोई अगर एक सोल्जर है तो उसके मेल होने के चांसेस काफी हाई हैं। फीमेल सोल्जर्स भी होती हैं लेकिन अभी भी मेल सोल्जर्स ज्यादा हैं।
सो फार्मर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्कोर होगा। 0.8% चांसेस हैं कि एक सोल्जर है तो वो मेल होगा, 0.2 चांसेस हैं कि वो फीमेल होगा। डेंटल नॉलेज किसी सोल्जर को ऑब्वियसली मिनिमम ही होगी 0.1, मेडिकल नॉलेज भी 0.1 होगी। फार्मिंग की नॉलेज बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो देहाती बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, सो 0.4 खेतीबाड़ी की नॉलेज। लेकिन वेपन्स की नॉलेज जो है इनकी बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज वो सोल्जर हैं, राइट, ऑब्वियसली उन्हें उसके लिए ट्रेन किया गया। 0.9 होगी उनकी वेपन्स की नॉलेज। और ब्रेवरी, ऑब्वियसली इफ समवन इज सोल्जर ही इज ब्रेव इनफ, ही और शी इज ब्रेव इनफ टू डू एवरीथिंग, सो जो ब्रेवरी होगी उसका स्कोर 0.9 होगा। नाउ अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक के बाद एक सामने एक दूसरे के लिख लेता हूं तो ये बन जाता है इनका वेक्टर स्कोर, राइट। यानी कि एक डेंटिस्ट का वेक्टर स्कोर हो गया 0.5, 0.5, 0.9, 0.1, 0.4। एक किसान का स्कोर हो गया 0.9, 0.1, 0.1, 0.9, 0.1, 0.4। एक सोल्जर का स्कोर हो गया 0.8, 0.2, 0.1, 0.1, 0.4, 0.9, 0.9। तीनों नंबर अलग अलग है। ना यहां पर एक ट्विस्ट डालते हैं। लेट्स से कि हमारे पास डेंटिस्ट के साथ में एक डॉक्टर भी है। अब किसी डॉक्टर के भी मेल होने के चांसेस 0.5, डॉक्टर काफी सारे डॉक्टर मेल होते हैं, काफी सारे फीमेल होते हैं, 50-50% चांस है। 0.5 मेल फीमेल। डेंटल नॉलेज होगी, डेंटिस्ट से कम होगी लेकिन होगी। एनाटॉमिकल नॉलेज होती है, 0.3 हो गया डेंटल नॉलेज का स्कोर। मेडिकल नॉलेज 0.9, करेक्ट। फार्मिंग की नॉलेज 0.1, बहुत ही मिनिमम नॉलेज होगी, जितना डेंटिस्ट को पता है उतना ही पता होगा। फिर वेपन्स की नॉलेज वो भी कम है। ब्रेवरी वो भी है डिसेंट, जितनी डेंटिस्ट के पास है उतनी इनके पास भी है। सो एक डॉक्टर का वेक्टर स्कोर कितना हुआ? 0.5, 0.5, 0.3, 0.9, 0.1, 0.1, 0.4। नाउ अगर अब आप देखो कि किसी भी एक डेंटिस्ट का वेक्टर स्कोर किसी एक फार्मर या सोल्जर के वेक्टर स्कोर से बहुत अलग है। अगर मैं यहां पर हटा भी दूं, आपको ना बताऊं कि ये कौन सा डेंटिस्ट है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा फार्मर है, तो आप सिर्फ स्कोर देखकर समझ सकते हो कि ये दो चीजें जो है ना, ये कुछ भी हैं लेकिन हैं आसपास। ये कुछ भी हो सकती है लेकिन ये हैं आसपास। तो वेक्टराइजेशन, वेक्टर बनाने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड कर लेते हैं, उसको प्रॉपर्टीज के बेस पर उसका स्कोर देते हैं। नाउ यहां पर मैं 4-5 नंबर दे रहा हूं, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। कंप्यूटर मॉडल्स जब भी वेक्टर्स बनाते हैं तो यहां पे जो तादाद होती है वो सैकड़ों में होती है, हजारों में हो सकती है, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम्स किसी भी एक चीज को बहुत सारे एलिमेंट्स के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। उसका कलर है, वो उसका साइज है, वो उसका स्टेट है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हो गया वेक्टर। नाउ वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? जब कोई एक कंप्यूटर सिस्टम, जब एक एलएलएम मॉडल किसी भी एक चीज को अपने हिसाब से अपने ट्रेनिंग डेटा के बेस पर अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करता है, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर उसकी स्कोरिंग करता है, तो उस स्कोर को, फाइनल नंबर को बोला जाता है एम्बेडिंग्स। और वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, हम लोग उसे नहीं समझते, बट कंप्यूटर मॉडल्स उसे समझते हैं। जिस तरह से मैं जिस कमरे में बैठा हूं, एक 3 डायमेंशनल रूम है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई है, राइट। 3 जो है वो अलग अलग डायमेंशंस हैं जिनके अंदर मैं रह रहा हूं। आप भी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। जो एम्बेडिंग्स होती हैं वो मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में होती हैं, जहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, किसी एक डॉट को बहुत सारी डायमेंशंस के बीच में रखा जाता है। एंड देन कंप्यूटर मॉडल्स भले ही इन कॉन्सेप्ट को ना समझे, उन्हें डेंटिस्ट नहीं पता, उन्हें डॉक्टर नहीं पता है, लेकिन जब वो उसे इन सारी डायमेंशन के बीच में, ये इस तरह से जो ये वेक्टर हमारा स्कोर यहाँ पर बना है, जो एक आइडियल, एक इमेजिनरी वेक्टर स्कोर है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग डायमेंशन में। तो इस 7 डायमेंशन वर्ड में जो वेक्टर डेंटिस्ट का होगा वो अगर यहां पर है तो डॉक्टर का भी उसके पास में है। आप नंबर देखकर समझ सकते हैं, बिल्कुल पास में है। लेकिन जो फार्मर है और जो सोल्जर है वो कंप्लीटली अलग दूसरी दुनिया में है। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके, इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जो एलएलएम मॉडल्स हैं, वो समझ जाते हैं कि कौन सी 2 कॉन्सेप्ट पास में हैं और कौन सी 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। सिमिलरली इसी तरीके से जो नेटफ्लिक्स है, वो आपको आपने कोई मूवी देखी, आपको दूसरी मूवी सजेस्ट करता है। यूट्यूब जब एक वीडियो आप देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो भी इसी बेस पर आपको रेकमेंड करता है। वो टाइटल डिस्क्रिप्शन अब नहीं देख रहा है, वो किसी भी एक वीडियो को बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट, फीचर और वगैरह वगैरह, लेंथ है, कितने लोगों ने उसका थंबनेल क्लिक किया था, इन सारी चीजों के बेस पर उसका एक एम्बेडिंग तैयार करता है और उस एम्बेडिंग को एक
मल्टी डायमेंशन वर्ड में थ्रो कर दिया जाता है, और जब भी आप एक वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जाकर देखता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो की जो एम्बेडिंग थी उसके सबसे क्लोज में आसपास कौन सी एम्बेडिंग है, किस वीडियो की एम्बेडिंग है, और उसी वीडियो को हम रेकमेंड करके देखते हैं। सेम यही प्रोसेस सर्च रिजल्ट्स में भी यूज की जाती है, जहां पर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी एक एम्बेडिंग बनाई जाती है, और जो सारे बाकी पेजेस हैं उन पेजेस की भी वेक्टर एम्बेडिंग्स है, और उसकी क्लोजनेस को मेजर करके सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब हम अपनी यूजर की क्वेरी को या अपने कीवर्ड को या अपने पेजेस को वेक्टर्स में, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिमाइज करते हैं तो वही सिमेंटिक एसईओ कहा जाता है। इसी प्रोसेस को हम आगे आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और फिर आप सिमेंटिक एसईओ बन जाएंगे। जो भी सिमेंटिक एसईओ की जाती है वो यही बेसिक प्रोसेस है, जिसको हम कई सारे स्टेप्स में करके देखते हैं। उसके लिए टूल डेवलप करते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं, बट मोटा मोटी क्या होने वाला है आपको आइडिया लग गया है। नाउ एज आई सेड, ये बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू है, एक्यूरेट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझानी, कंप्यूटर साइंटिस्ट ना मैं खुद हूं, ना मैं आपको बनाने जा रहा हूं। सो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बचता है परप्लेक्सिटी जैसे रैग सिस्टम। रैग मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो ये जो रैग सिस्टम्स हैं ये थोड़े से यूनिक होते हैं। अभी हमने देखा कि एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो बहुत सारे डेटा को कंज्यूम करके ट्रेन होते हैं। रैग्स जो होते हैं वो थोड़ा सा एलएलएम से एक स्टेप आगे होते हैं, जहां पर हम ट्रेनिंग को किए बिना भी एक सिस्टम को, एक चैटबॉट को, एक एलएलएम सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। वहां पर दोबारा से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सो एक बेसिक मॉडल है जो ट्रेन हो चुका है, उसको हम थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन देते हैं और वो अपने आप ही नई इंफॉर्मेशन को भी यूज करके पुरानी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आंसर दे सकता है, अपने आप को अपडेट कर सकता है। सो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, RAG। जो परप्लेक्सिटी है वो भी एक तरह से RAG है, लेकिन ये दूसरे टाइप का RAG है। RAG भी दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें स्टैटिक तरीके से डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। सो लेट्स से कि LLM ChatGPT जैसा कोई LLM था, उसको थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट दे दिया हमने, जो थोड़ा अभी पिछले 8-10 महीने में नया अपडेट हुई है, जो नया लिटरेचर बना है, जो नई प्रोग्रेस हुई है, न्यूज़ आई, वो सब हमने दे दी। सो स्टैटिक तरीके से प्रोवाइड कर दिए एक बार, राइट। ये है स्टैटिक रैग। दूसरा हो जाता है रियल टाइम रैग, जिसमें वेब सर्च को यूज करके कंप्यूटर सिस्टम आंसर को रियल टाइम में प्रोवाइड करता है। सो जब आप परप्लेक्सिटी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो परप्लेक्सिटी आपको वेबसाइट में से रियल टाइम में सर्च करके आंसर देता है, तो ये एक रियल टाइम रैग होगा। नाउ एक बार हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि आखिर ये रैग कैसे काम करते हैं। हर रैग के दो अपने पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर हमारा पहला पार्ट है और नीचे हमारा दूसरा पार्ट है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है वो आ जाता है कि जो भी उसके पास ट्रेनिंग डेटा है उसको वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट करता है। तो लेट्स से कि एक बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया था, बहुत सारा डॉक्यूमेंट था जिसे इस रैग के सिस्टम को दिया गया। उसने क्या किया कि उसने उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, जो भी उसे कंटेंट मिला हुआ है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया, टेक्स्ट के चंक बना लिए। एक पूरा पेज था, उसको पैराग्राफ्स में तोड़ लिया। इसके बाद ये जो पैराग्राफ्स हैं, जो टेक्स्ट का चंक है, उसको एक एम्बेडिंग जनरेशन मॉडल को दिया जाता है, यानी कि वो मॉडल जो किसी भी टेक्स्ट में से एक एक वर्ड को निकालकर उसको एम्बेडिंग, वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो वेक्टर एम्बेडिंग खुद से जनरेट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग के बेस पर जनरेट करते हैं। तो ये मॉडल है जिसने इस टेक्स्ट चंक में से एम्बेडिंग्स को जनरेट किया और उसे एक डेटाबेस में स्टोर कर लिया। ठीक है, एक वेक्टर डेटाबेस था जहां पर इन सारी एम्बेडिंग्स को स्टोर कर लिया गया है। नाउ अब एक यूजर आता है। वो यूजर क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है। परप्लेक्सिटी के पास गए, आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन में से एम्बेडिंग्स निकाली जाती हैं। इस क्वेश्चन के वर्ड को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब ये जो एम्बेडिंग को कन्वर्ट करने का काम है, ये एक दूसरा मॉडल भी कर सकता है, और साथ ही में जो ये दूसरा एम्बेडिंग जनरेशन मॉडल जो पहले हुआ करता था, ये भी कर सकता है। दोनों कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसे बनाया गया। हमने ईजी रखने के लिए इसे अभी एम्बेडिंग मॉडल अलग से बना लिया। इस एम्बेडिंग मॉडल ने जो क्वेरी था उसको अलग अलग, उसमें से अलग अलग एम्बेडिंग्स निकाली, एंड देन इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम है जो क्वेरी एम्बेडिंग का काम करता है, यानी कि क्वेश्चन को अलग अलग एम्बेडिंग्स में बांटा गया है, लेकिन उसमें से प्रॉपर क्वेश्चन बना लिया। अब इसके बाद ये जो क्वेरी है यहाँ से जाती है वेक्टर डेटाबेस के पास में, यानी कि वो देखना चाहता है कि जो एम्बेडिंग मेरे पास क्वेश्चन में है उनसे रिलेटेड क्लोज क्या क्या है मेरे पास डेटाबेस में। साथ ही में यहीं से इस क्वेरी एम्बेडिंग में से सीधे सीधे जो एक लाइव सर्च फंक्शन होता है वो भी किया जाता है।
यानी कि जब आप परप्लेक्सिटी से क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन को क्वेरी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है एंड देन इसके बाद उसे दो जगह भेजा जाता है। एक अपने खुद के वेक्टर डेटाबेस के पास जाता है जो उसका अपना खुद का वेक्टर डेटाबेस है और वो वहां पर डिसाइड करता है कि मेरे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा है या नहीं है। जो भी डेटा है वो वेक्टर डेटाबेस से आता है इस एलएलएम इंजन के पास में। सिमिलरली एट द सेम टाइम क्वेरी एम्बेडिंग से एक लाइव सर्च भी इनिशिएट किया जाता है। नाउ जैसे परप्लेक्सिटी है, परप्लेक्सिटी आपको रियल टाइम रिजल्ट लाकर देता है, आप सोचते हो बहुत बढ़िया आंसर है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला है परप्लेक्सिटी। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, अगर आपको मिले तो बताइएगा कि आखिर ये सर्च कहां होती है, क्योंकि सर्च कहां किया जाता है, किसी न किसी सर्च इंजन पे किया जाता है। परप्लेक्सिटी के पास सर्च इंजन नहीं है, राइट। सो मैंने पता करने की कोशिश की कि क्या बिंग के पास कोई अपना सर्च ऐसा है सिस्टम जो वो परप्लेक्सिटी को लोन कर रहे हो, क्या परप्लेक्सिटी बिंग सर्च इंजन को यूज कर रहा है, क्या यांडेक्स को यूज कर रहा है, क्या बाइडू को यूज कर रहा है, क्योंकि गूगल को तो यूज नहीं कर रहे, गूगल के तो किलर है। लेकिन परप्लेक्सिटी हर जगह अपने डॉक्यूमेंटेड में एआई, सोफिस्टिकेटेड एआई सर्च की बात करता है, लेकिन आखिर वो एआई सर्च क्या, कहां सर्च कर रहे हो? सर्च करने के लिए कोई इंडेक्स होनी चाहिए ना। अगर मैं सर्च करता हूं कि गिव मी द लेटेस्ट न्यूज अबाउट दिल्ली, तो आप क्या दिल्ली की रिलेटेड सारी न्यूज वेबसाइट्स को एक बार में विजिट करते हो? ऐसा तो नहीं होता है। या तो फिर ऐसा है कि परप्लेक्सिटी के पास किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स की एक लिस्ट है, जब भी उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सर्च होती है तो वो सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को जाकर विजिट करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नई वेबसाइट से भी आंसर उठाया जाता है। तो यहां पर ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लेकिन मैं छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को, बिकॉज मैं परप्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैग सिस्टम की बात करता हूं जो परप्लेक्सिटी जैसे ही है। सो जो भी परप्लेक्सिटी जैसा सिस्टम होगा वो क्वेरी को एक तो अपने डेटाबेस के पास, वेक्टर डेटा के पास भेजेगा, जो वेक्टर डेटाबेस बना है उनके अपने खुद के डेटा से, ठीक है। डेटा को चंक में चेंज किया, चंक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, एम्बेडिंग को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया, जहां से एक लेवल की सर्च की जाती है। दूसरी लेवल की सर्च की जाती है लाइव सर्च होती है। वो किसी सर्च इंजन को यूज कर सकता है, वो किसी सर्च प्रोवाइडर एपीआई को, जैसे सर्प एपीआई है या डेटा फॉर एसईओ है या हैश डेटा है, कहीं से भी वो किसी ना किसी तरीके से लाइव सर्च को पुल करता है या फिर वेबसाइट्स को जाकर विजिट करके वहां से डेटा को निकाल कर लाता है और उन दोनों आउटपुट को भेजा जाता है एक एलएलएम मॉडल के ऊपर। अब इस एलएलएम मॉडल के ऊपर 3 इनपुट आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं। पहला तो आया जो ये वेक्टर डेटाबेस था, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं, समझ में आएगा ज्यादा अच्छी तरीके से। सो इस एलएलएम मॉडल के पास 3 चीजें आ रही हैं। एक तो वेक्टर डेटाबेस से आ रहा है जो भी उसके पास डेटाबेस में स्टोरेज था, कंटेंट था, जो भी ये जो भेजा गया है, जो चंक्स भेजे गए हैं क्वेरी एम्बेडिंग वाले, उससे रिलेटेड चंक्स क्या थे। दूसरा आया लाइव सर्च से आने वाला डेटा, और तीसरा जो क्वेरी थी वो भी एलएलएम के पास आ गई। आप देखेंगे परप्लेक्सिटी में बहुत अलग अलग मॉडल्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप चाहो तो ChatGPT 5 यूज कर सकते हो, क्लाउड यूज कर सकते हो, जेमिनी यूज कर सकते हो। वो कहाँ यूज होता है? वो यहाँ पे यूज होता है। ये है वो स्टेज जहां पर आप मॉडल को चेंज करते हो। सो उनका डेटाबेस नहीं चेंज हो रहा है, डेटाबेस उनका सेम है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सेम होगी, इक्वल होगी, चाहे आप ChatGPT यूज करो या जेमिनी यूज करो, कुछ भी यूज करो। जो लाइव सर्च से डेटा आ रहा है वो भी सेम होगा, लेकिन क्वेरी को समझना और उस समझी हुई क्वेरी के बेस पर जो डेटा आ रहा है उन दोनों को आपस में मैच करके राइट टेक्स्ट वाला आंसर जनरेट करना, वो इस एलएलएम नोड का काम होता है। सो ये एलएलएम नोड आने वाले क्वेश्चन को देखता है, मिली हुई इंफॉर्मेशन को देखता है, दोनों को मिलाता है और फिर एक आंसर देता है, जो आंसर आपको यूजर को दे दिया जाता है। सो अगर हमें परप्लेक्सिटी जैसे किसी भी सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्च तो फीचर यहां पे भी है, ये सर्च यहां पर भी है। अब ये सर्च किस सिस्टम से हो रही है ये परप्लेक्सिटी नहीं बता रहा है, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कितने सर्च इंजन्स मौजूद हैं दुनिया में जो सारे इंटरनेट को क्रॉल कर रहे हैं। या तो वो गूगल है, या वो बिंग है, या वो बाइडू या यांडेक्स जैसा कोई। सब यांडेक्स तो इतनी सारी वेबसाइट्स को क्रॉल नहीं करता है, बट जो भी हो सकता है वो सेमरश के बॉट को यूज कर रहे हो, हो सकता है वो एचरेफ्स को यूज करो, कुछ भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन कोई तो सर्च इंजन यूज करे, कुछ तो यूज कर रहे हैं सर्च के लिए। ये भी हो सकता है कि परप्लेक्सिटी ने अपना खुद का कोई इंटरनल सर्च इंजन डेवलप कर लिया है जिसे वो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इतना जनरल नॉर्मल पब्लिक के यूज के लिए नहीं है, इसलिए हमें बता नहीं रहे। जो भी हो, लेकिन देयर हैज टू बी अ सिस्टम, सर्च इंजन या फिर सर्च एपीआई प्रोवाइडर जो उनको रियल टाइम रिजल्ट्स लाकर देता है। अगर वो सर्प एपीआई जैसे किसी एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी एपीआई को क्वेरी दी जाती है कि ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसके बदले आंसर मुझे लाकर दो। कहां से लाकर देते हैं? वो एपीआई का काम है, राइट। तो बैकएंड में परप्लेक्सिटी भी किसी भी एक खास टाइप के सर्च इंजन को यूज कर रही है,
किसी एक खास टाइम के सर्च इंजन को यूज करिए, सर्च इंजन गलत हो गया है, राइट। नाउ आई होप कि वो गूगल का ही कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो बिंग को यूज करेंगे तो बिंग के सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी अभी भी खराब है। नो मैटर हाउ मच यू हेट गूगल, बट बिंग के सर्च रिजल्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो जमीन आसमान का अंतर अभी भी है। यहां पर एक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है वो ये हो जाता है कि जब आप क्वेरी करते हो तो क्वेरी को नॉर्मल कीवर्ड्स के सहारे नहीं समझा जाता है। एक मॉडल है जो एम्बेडिंग्स निकालता है, आपके क्वेरी को ज्यादा बेटर तरीके से समझता है और आपको डेटाबेस से भी आंसर दे रहा है और लाइव सर्च से भी आंसर दे रहा है। एंड देन यहां पर एक और एलएलएम मॉडल है जो मिले हुए डेटा के बेस पर आपको आंसर निकाल कर दे रहा है। सो रैग में या परप्लेक्सिटी में आपको आंसर की क्वालिटी इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज एक सिस्टम है जो आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है। आपको नहीं पता क्या पूछना, लेकिन उसको पता है कि मुझे अपनी इस क्वेश्चन को, यूजर क्वेश्चन को कैसे बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। देन जो डेटा पूरा निकाल कर लाता है उसमें से आपको सिर्फ लिंक नहीं देता है 10, आपके आंसर को कंबाइन करके आपको पूरी तरीके से समझ के आपको बिना 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 मेहनत किए हुए वो एकदम आंसर का हलवा निकाल कर देता है। इसीलिए आपको अच्छा लगता है। गूगल के टाइम में सारी 10 पेजेस को जाकर विजिट करना पड़ता था, फिर समझना पड़ता था, और आंसर की क्वालिटी आपकी समझ के बेस पर डिपेंड करती है। इसीलिए परप्लेक्सिटी जैसे सिस्टम कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, जिन लोगों को सर्च या डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उससे आंसर निकालने की बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे जिन्हें ऑलरेडी सर्च में ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है। सो हमें, जब हम परप्लेक्सिटी के लिए यूजर्स के यूज केसेस को समझ रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारी अपनी ऑडियंस कितनी जागरूक है, कितनी ज्यादा अवेयर है, राइट। कुछ खास इंडस्ट्रीज होंगी जिनके यूजर्स को परप्लेक्सिटी के आंसर अच्छे लगेंगे, कुछ के यूजर्स को अच्छे नहीं लगेंगे। कोई मेकअप साइट है, उसके हो सकता है कंज्यूमर्स को परप्लेक्सिटी के आंसर अच्छे लगे और न्यूरो साइंटिस्ट के जो विजिटर्स होंगे, रीडर्स होंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा। सो ये एक पर्सनलाइज्ड आंसर है जिसकी क्वालिटी परसीव की जाती है। बट आज की क्लास के बाद आई होप आपको एलएलएम्स, वेक्टर एम्बेडिंग, गूगल के ट्रांसफर मॉडल्स और रैग यानी कि जिस पर परप्लेक्सिटी जैसे सिस्टम्स बेस्ड हैं, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई नो दिस इज टू मच, आई नो मैंने चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को टफ लगे, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यार ये बहुत ही ज्यादा वाटर डाउन कर दिया, बट ये है मिड वे जिसमें सभी को एक बार कैचअप करना है। अगर आपको उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आगे आने वाली क्लासेस ईजी हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, प्लीज 2-3 बार देखो यार, कुछ नहीं जाता, एपिसोड समझ के रिवॉच कर लो, यही समझ लो चैनल का वॉच टाइम बढ़ जाएगा, करेक्ट। बट जो भी है, इन पूरी कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आप आगे आने वाली क्लासेस को बेटर तरीके से समझ सकें। एंड ये था एलएलएम, रैग और गूगल के ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल का एक हाई लेवल ओवरव्यू जो एसईओज, डिजिटल मार्केटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अगर आप ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं तो अभी आपके लिए क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको तुरंत जाना चाहिए पोस्ट वाले सेक्शन में, जहां पर एक एक्सरसाइज आपका वेट कर रही है। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें एंड देन इसके बाद आप आज की क्लास को कंप्लीट मान सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो वेट किस चीज का कर रहे हैं? सिर्फ 29 रुपए का सवाल है, आपको मेंबरशिप लेनी है और अगली लाइव डाउट क्लास में जो कि संडे को होगी उसमें मुझसे मिलना है, अपने क्वेश्चंस को पूछना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। नाउ ये थी इस कोर्स की 3rd क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास काफी यूजफुल लगी होगी, मजा आया होगा। जैसा भी आपको फील हुआ है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली क्लास यानी कि 4th क्लास में हम लोग कूदेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी अभी एसईओ में सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, उनको गूगल सर्च कंसोल को यूज करना सीखने को मिलेगा। आप जानेंगे गूगल सर्च कंसोल क्या होती है, उसकी सुपर पावर्स क्या होती है, कैसे आप उससे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस एसईओ हैं, जो लोग ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, आई प्रॉमिस कम से कम 10 ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी जो आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल के अंदर नहीं देखी होंगी। अलग अलग तरीके आपको सीखने को मिलेंगे गूगल सर्च कंसोल को यूज करने के। मैं अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज की वेबसाइट के साथ में काम करता रहता हूं। उसमें न्यूज वेबसाइट्स हैं, उसमें ई कॉम वेबसाइट्स हैं, उसमें बिजनेस साइट्स हैं, एंड इन सभी तरह की अलग अलग वेबसाइट्स के अपने चैलेंजेस होते हैं जिन्हें वो गूगल सर्च कंसोल में फेस करते हैं, और वो कैसे उन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल किसी भी एसईओ का प्राइमरी टूल है। आप सेमरश मत लो, आप एचरेफ्स मत लो, आप कोई एपीआई मत देखो, N10 पर मत जाओ, लेकिन अगर गूगल सर्च कंसोल आपको अच्छे से आता है तो कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो हम लोग गूगल सर्च कंसोल की प्रैक्टिकल क्लास चालू करेंगे जिसमें हम इस टूल को, इस यूजफुल बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल टूल को एकदम इस तरह से पहचान जाएंगे जैसे आप अपने राइट हैंड के पीछे के पार्ट को जानते हैं। सो मिलते हैं 4th क्लास में, जहां पर हम गूगल सर्च कंसोल को ए से लेकर जेड तक सीखेंगे। तब तक के लिए आप क्लासेस को अटेंड करते रहें, नोट्स बनाते रहें और क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस में पूछते रहें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।